देखिए, हमारे यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये रहती है कि जो माइनर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह के मामलात को कौन लेकर चलेगा और किस तरह लेकर चलेगा। पहले तो आप ये देखिए कि माइनर है कौन। हमारा बेसिकली माइनर्स की कस्टडी, माइनर्स उनकी कस्टडी ऑफ पर्सन और उनकी माइनर के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको जो डील करता है कानून, वो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है। माइनर कौन है, पहले तो आप ये देखिए। माइनर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि माइनर वो है जो मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 में बता दिया गया है। मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चा है वो माइनर है। और कोई ऐसा बच्चा जिसके 18 साल से कम उम्र था और उसका कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ तो वो फिर 21 साल तक वो बच्चा माइनर रहेगा। और आपको ये लॉ पता होना चाहिए कि माइनर अपनी प्रॉपर्टी के मामलात खुद तय नहीं कर सकता। किसी माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम एक दो वीडियोस में पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि माइनर अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये सिचुएशंस तब क्रिएट होती हैं, माइनर के नाम कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी वो बेचना चाह रहा है, तो फिर वो प्रॉपर्टी किस तरह बेची जाएगी। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है माइनर की, उस प्रॉपर्टी का कोई गार्डियन मुकर्रर होगा। जिस तरह गार्डियन ऑफ पर्सन मुकर्रर हुआ जाता है, इसी तरह गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी मुकर्रर हुआ जाता है। गार्डियन ऑफ पर्सन और गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी मुकर्रर करने के लिए हम पहले दरख्वास्त देते हैं, पिटिशन दायर करते हैं गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, गार्डियन एंड वार्ड्स जो है गार्डियन कोर्ट, उसमें ये गार्डियन कोर्ट हमारे वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के अंडर जो है ये गार्डियन कोर्ट्स बनी हुई हैं। तो माइनर और उसकी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आते कहाँ पर हैं। मिसाल के तौर पर दो पेरेंट्स थे, उनके बच्चे थे, उनकी सेपरेशन हो गई, उनकी शादी नहीं चल सकी, तो उनकी डिवोर्स हो गई खुला की सूरत में या तलाक की सूरत में। तो बच्चों की कस्टडी किसी एक पेरेंट के पास रहती है, वो कोर्ट से उसने गार्डियनशिप ले ली है। तो अब उस माइनर की जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं उनको देखने के लिए वो गार्डियन ऑफ पर्सन तो कोई बंदा मुकर्रर होगा ही होगा कि इस बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए, मुझे इसका गार्डियन मुकर्रर किया जाए। उस गार्डियन की जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी का भी कोई गार्डियन मुकर्रर होगा। वो भी सेक्शन 7 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंडर मुकर्रर होता है। गार्डियन एंड पर्सन भी और गार्डियन एंड वार्ड्स, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी भी। तो जो बंदा उस माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर हुआ है, अगर उसको लगता है कि ये जायदाद इसकी बेचने की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट नहीं बेच सकेगा। अब देखें, जब भी हम कोई सेक्शन 7 की पिटीशन फ़ाइल करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन या फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट माइनर, तो उस ऑर्डर में जज साहब बाकायदा तौर पर ये लिखते हैं कि इस माइनर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है हम आपको गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी तो मुकर्रर करते हैं इस माइनर का, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर अप्रूवल, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ दिस कोर्ट, वो ये नहीं बेची जा सकेगी, नहीं डिस्पोज ऑफ की जा सकेगी। तो अगर कोई बंदा, सबसे पहले तो वो देखें कि उस माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसके गार्डियन मुकर्रर हों, और उसके बाद इन फ्यूचर अगर उसको बेचने की ज़रूरत है तो वो उसी कोर्ट से, जिस कोर्ट से आपने उसकी गार्डियनशिप ली हुई है, उसी कोर्ट में आप दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे, वो सर्टिफिकेट साथ अटैच करके, जो कि गार्डियन ऑफ पर्सन या गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी आप मुकर्रर हुए हुए हैं, वो साथ अटैच करके आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और कोर्ट को बताएंगे जी हम इस माइनर की ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। अब उसमें कोर्ट भी, बाज़ औक़ात ये लोग कहते हैं जी ये डायरेक्ट एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट जो है फ़ौरी तौर पर उसको अलाउ कर देगी तो हम उसको बेच सकेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कानून ये कहता है, इस कानून की रूह ये है कि बेसिकली उस माइनर की जो ओरिजिनल कस्टोडियन है, जो गार्डियन है, वो कोर्ट है। तो कोर्ट उस बच्चे के मामलात को, उसकी वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन फ़ैसला करेगी। वो देखेगी कि वो सेटिस्फाई करेगी वो कोर्ट अपने आप को कि क्या इस माइनर की ये जायदाद बेचने की ज़रूरत है भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस बंदे को उस माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर किया हुआ है वो इसको बेच के तो वो ख़ुद उसको खाना चाहता है या ज़ाया करना चाहता है। तो वो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तो देन वो उसको अलाउ करेगी। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अब ये भी आप जहन में रखें, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें जब गार्डियनशिप का केस फ़ाइल होता है सेक्शन 7 का या सेक्शन 25 का,
تو وہ ساتھ ہی اس میں استدعا یہ بھی کی جائے کہ گارڈین آف پرسن تو آپ مقرر کریں ہی کریں، لیکن اس بچے کی یہ پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کا بھی مجھے گارڈین مقرر کریں، گارڈین آف پرسن بھی مقرر ہوں اور گارڈین آف پراپرٹی بھی مقرر ہوں۔ تو اگر آپ آلریڈی گارڈین آف پراپرٹی مقرر ہیں تو پھر تو آپ ایک اپلیکیشن دیں اور کورٹ کو سیٹسفائی کریں کہ اس مقصد کے لیے، وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مقصد یہ ہو سکتا ہے جی یہ جو پلاٹ ہے اس کا مجھے اچھا ریٹ مل رہا ہے اور اس کو بیچ کے میں اسی مائنر کے نام پر ایک اور بہتر جگہ پر ایک اچھا آپشن مجھے مل رہا ہے، وہاں پر میں خریدنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یا یہ ہے کہ جی مجھے اگر خاتون ہے تو وہ اس کے معاملات مینج کر رہی ہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے جی اس کی پراپرٹی بیچ کر میں اس کی جو اسکولنگ وغیرہ ہے یا اس کے اور جو ایکسپینسز ہیں وہ میں نے میٹ کرنے ہیں، تو کورٹ سیٹسفائیڈ ہوگی تو دین اس کو پرمیشن کرے گی۔ اب اس میں دیکھیں کورٹ اس کے اوپر لمیٹیشن بھی لگ سکتی ہے، اس کے اوپر ریسٹرکشن بھی رکھ سکتی ہے۔ یہی گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ اس کی سیکشن 27 سے آگے آن ورڈز اگر پڑھتے جائیں سیکشن 31 تک، تو وہ کہتی ہے کہ کورٹ یہ بھی باؤنڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ بیچ لیں لیکن اس کے جو پروسیڈز ہوں گے اس میں سے جو پیسے آئیں گے وہ آپ کورٹ کے پاس جمع کرائیں گے، یا کورٹ ایک اکاؤنٹ کھلوا دے گی اس میں آپ جمع کروائیں گے، یا کورٹ کی سپرویژن میں اس کی کوئی پراپرٹی لی جائے گی، تو آپ بیچ سکتے ہیں وہ پراپرٹی پرووائڈڈ دیٹ آپ اس کورٹ کو سیٹسفائی کریں اور کورٹ سے آرڈر لینے کے بعد آپ اس کو بیچ سکیں گے۔ مائنر کی پراپرٹی اگر اس آتھورائزیشن کے بغیر کوئی بندہ لے گا تو وہ اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔